गणित के चैप्टर 1 रियल नंबर्स या हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं के चैप्टर पे आज चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमिना पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हम कह दें कि हम पिछले क्लासों में संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो एक बार हम उनको रिकॉल कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं संख्याओं के अध्ययन पे। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका वास्तविक संख्या। क्या है बच्चों? जैसे आपके चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, तो अगर हम एक छोटा सा वास्तविक संख्या की अगर परिभाषा बताएं कि जो भी नंबर्स हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं या दर्शा सकते हैं, वे सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, एक संख्या रेखा हमने बनाई हुई है और उस संख्या रेखा पे हमने कुछ नंबर्स को चिन्हित कर दिया है। चलिए नंबर्स को जान लेते हैं। देखिए, बिल्कुल बीच में आपका एक 0 दिख रहा है जिसे शून्य कहते हैं। शून्य के अगर हम दाईं ओर चलेंगे बच्चों, तो देखिए संख्याएं धनात्मक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरह संख्याएं आगे जाने पर बढ़ती जाएंगी, एंड सो ऑन कह सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए 0 के अगर हम बाईं ओर चलते हैं बच्चों, तो कुछ संख्याएं हमें दिख रही हैं जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम इनको कह सकते हैं कि जो ये संख्याएं हैं वो क्या हैं? वो ऋणात्मक संख्याएं हैं। देखिए, जैसे जैसे 0 से हम बाईं की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ये संख्याएं क्या हो रही हैं? आगे बढ़ती जा रही हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम 1 से लेकर अगर हम कुछ संख्याओं को कंसीडर करते हैं, कंसीडर का मतलब अगर हम कुछ संख्याओं को चिन्हित करें, तो जैसे आपकी संख्या है 1 2 3 4, या हम कह दें कि अगर हम एक संख्याओं का ग्रुप ले लें। ठीक है। संख्याओं का अगर हम ग्रुप ले लेते हैं और उस ग्रुप में अगर हम संख्याएं लेते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और आगे कितनी भी संख्याएं हम ले सकते हैं, यानी कि वो भी धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है। तो जो ऐसा ग्रुप कहलाता है वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा प्राकृत संख्या। क्या कहलाएगा? हमारा नेचुरल नंबर। तो चलिए एक बार बच्चों नेचुरल नंबर की परिभाषा जान लेते हैं, क्या होती है। देखिए, प्राकृत संख्या, इसे हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं, जिन संख्याओं से हम गिनती का काम करते हैं। जैसे आप जनरली देखा होगा आपने, आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल गुणा भाग करना होता है, तो हम इन संख्याओं का, या मान लीजिए किसी का, अगर हम मार्केट जाते हैं या बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ संख्याओं को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। वो जो संख्याएं हो जाएंगी हमारी, वो क्या हो जाएंगी? वो हमारी हो जाएंगी नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। ठीक है। अगर इनके एग्जाम्पल पे हम ध्यान दें तो क्या होगा, 1 से शुरू होकर ये आगे की ओर बढ़ती जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जा सकती हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी नंबर लाइन पे। अगर हम अपनी प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को मिला लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारी प्राकृत संख्या थी हम उसमें हमने 0 को मिला लिया। अब देखिए 0 को मिलाने के बाद क्या हुआ, अब 0 को मिलाने के बाद एक नया ग्रुप बन गया हमारा। ठीक है बच्चों। और जो ये नया ग्रुप बन गया है वो क्या कहलाएगा? हमारा पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाएगा? यानी कि जो नया ग्रुप है जिसमें हमने प्राकृत संख्या में 0 को मिला लिया है। अब 0 को मिलाने के बाद हमारे पास एक नया ग्रुप हो गया है, और इस ग्रुप को हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम होल नंबर्स की भी परिभाषा एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। या हम कह दें कि जो होल्स नंबर हैं या जो पूर्ण संख्याएं हैं, अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को अगर मिला देते हैं तो जो नया ग्रुप बनता है वो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। देखिए, प्राकृत संख्याएं प्लस 0, यानी कि प्राकृत संख्याओं में 0 को अगर हम मिला देते हैं तो जो ग्रुप हमारा बनता है वो क्या कहलाएगा? हमारा वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। इसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। चलिए ठीक है। अब आगे फिर देखिए, आपने देखा होगा ये एक नंबर लाइन है, इसमें क्या है, इसमें कुछ धनात्मक संख्याएं हैं और कुछ ऋणात्मक संख्याएं हैं। अगर हम इन सबका ग्रुप बना दें, या कह दें कि हम सबको एक ग्रुप में शामिल कर लें, चाहे वो धनात्मक संख्या हो, चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो, और इवन चाहे वो 0 हो। ठीक है।
तो अगर हम इन सबका ग्रुप बनाते हैं तो वो जो संख्या का ग्रुप कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पूर्ण संख्याएं, सॉरी वो क्या कहलाएगा, हमारा पूर्णांक कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, वो हमारा पूर्णांक कहलाएगा। चलिए एक बार पूर्णांक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए पूर्णांक संख्याएं अगर हम लिखना चाहें तो धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि हमने क्या कहा, हमने कहा देखिए जो हमारी नंबर लाइन है, अगर हम इन नंबर्स लाइन में क्या करते हैं, अगर हम इस नंबर्स लाइन्स के अंदर धन पूर्णांकों को और ऋण पूर्णांकों को और इसके साथ साथ इस शून्य को शामिल कर लेते हैं तो जो हमारा ग्रुप बनता है वो हमारा ग्रुप क्या कहलाएगा, वो हमारा ग्रुप कहलाएगा पूर्ण संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि जो हमारे इंटीजर या जो पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। माइनस की संख्याएं हैं जैसे -3, -2, -1, शून्य भी रहेगा इसमें और धनात्मक संख्याएं भी इसमें हो सकती हैं। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई दो धन पूर्णांक लेते हैं। आपको कुछ और बता दें, पूर्णांक के भी दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो फिलहाल हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में धनात्मक पूर्णांकों पे फोकस करना है, तो हम धनात्मक पूर्णांकों के बारे में जान लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे धनात्मक चिन्ह के साथ 1, 2, 3, 4 और जो अंक संख्याएं मिलेंगी ये हमारी क्या कहलाएंगी, ये हमारी धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको और समझते हैं। ठीक है, माना कोई अगर धन पूर्णांक हम लेते हैं, कोई दो धन पूर्णांक हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एक 17 ले लिया है बच्चों, एक ले लिया है 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम 17 को 5 से विभाजित करेंगे, जैसे आप छोटे क्लासों में भाग करते आए हुए हैं। देखिए अतः अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो 17 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत ही सिंपल तरीके से आप छोटे क्लासों में इस प्रकार कुछ विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 लिख दिया जाता है, यहाँ पे 17, ठीक है, उसके बाद 5 का पहाड़ा पढ़ा जाता है, जो भी प्रक्रिया होती है वो आप करते हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। ठीक है, अब देखिए हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 5 या 15 आया। तो जो भी आपको संख्याएं दिख रही हैं इनका अपना विशेष नाम होता है। चलिए इनके नाम पर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए जिस संख्या से हम किसी संख्या को भाग देते हैं वो संख्या क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी भाजक। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पे अगर हमने भाजक को जितनी बार मल्टीप्लाई किया तो जो ये संख्या कहलाती है इस तरफ वो कहलाएगी हमारी भागफल। ठीक है, फिर देखिए नीचे एक संख्या दिख रही है 2, इसे हम लोग कहते हैं शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। और देखिए जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, हमारी भाज्य। क्या कहलाएगी, भाज्य। बच्चों आप इन सभी चीजों से या इन सभी नामों से पहले से भी परिचित होंगे। चलिए अब देखिए एक फॉर्मूला भी आपको अगर दिखाई दें, अगर इन सबको मिलाकर एक फॉर्मूला हम लिखते हैं तो देखिए आपको एक फॉर्मूला दिखेगा जो कि आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। एक बार पुनः आप यहाँ पर देख लें। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य क्या है, भाज्य यहाँ पे 17 है। अगर 17 का मान हमें निकालना है तो क्या करना होगा, हमें भाजक और भागफल का गुणा करना होगा और तत्पश्चात उसमें क्या करना पड़ेगा, शेषफल को हमें जोड़ देना है, तब हमें भाज्य मिल जाएगा। इस फॉर्मूले से आप अच्छी प्रकार से परिचित होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी प्रकार यदि हम दो धन पूर्णांक a तथा b ले लेते हैं। ठीक है, a तथा b ये क्या है हमारे, ये हमारे चर हैं। क्या है बेटा, चर। ठीक है, आगे देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम a को b से विभक्त करते हैं। करने पर अगर हम करते हैं और करने पर अगर भागफल q आता है और शेषफल r आता है तब क्या होगा, तब इसी फॉर्मूले में हम इन सबकी क्या करेंगे, इन सबके मान रखेंगे। अब देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से a को b से भाग कर रहे हैं तो a हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा भाज्य हो जाएगा। तो देखो हमने भाज्य की जगह पे क्या लिख दिया, a लिख दिया। अब आगे चलते हैं भाजक का मतलब जिससे हम किसी संख्या को भाग करते हैं, यानी b को हम b से क्या कर रहे हैं, a को भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाजक की जगह पे हमने b लिख दिया। और यहाँ पर कह रहे हैं भागफल q आया हुआ है तो भागफल
क्या किया है, भाजक गुणे भागफल यानी कि b इंटू क्यू प्लस शेषफल कितना है हमारा r है। तो हमने क्या किया है, शेषफल r के लिए हमने इसी फॉर्मूले में का प्रयोग किया है और प्लस r लिख दिया है। बच्चों कुछ कंडीशन यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, ये आपके लिए नया है लेकिन बहुत ही आसान है अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर जो आपका शेषफल है उसका जो मान है वो 0 या 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 0 हो सकता है या उससे ज्यादा हो, लेकिन आपके भाजक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका यही मान है। अतः अब देखिए जो हमारा ये फॉर्मूला बन गया है, ये एक फॉर्मूला ही तो है, ये एक सूत्र है। और ध्यान दे बच्चों, जिस प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही फॉर्मूला है। अतः यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। चलिए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को और समझते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कथन पर विचार करते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां पर r का जो मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और r का मान b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा जहां पर q हमारा क्या है, भागफल है जिसे क्वोशन कहते हैं, तथा r क्या है, हमारा शेषफल है जिसे हम रिमाइंडर भी कहते हैं। बच्चों यही क्या है, ये जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, अब देखिए यहां से यही इस फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर करते हैं, जो मैंने अभी आपको भाजक वाला फॉर्मूला बताया था, अगर उससे कंपेयर करें तो ये वही फॉर्मूला है। इसका प्रयोग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन सर्वप्रथम यूक्लिड जी ने ही इसको क्या किया था कि अपनी बुक में इसको लिखा था या प्रतिपादित किया था, तब से हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे a और b क्या है, a और b हमारे दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए गए हैं। अब ध्यान रखिए जब हमने क्या किया है, जब हमने a को b से भाग किया है, a को जब b से भाग किया है तो क्या हुआ है, अगर हम कह दें कि हमारा जो भागफल निकला है वो q है और जो शेषफल निकला है वो हमारा r है, तो देखिए वही फॉर्मूले से हम इसको कंपेयर करते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। लेकिन शेषफल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो शेषफल का मान है वो 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो जो आपका भाजक है वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही यूक्लिड विभाजन हमारी प्रमेयिका है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये क्या चीज है, अगर हम बात करें यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है हमारी, इसे हम कलन विधि भी कहते हैं। इसी प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसे कलन विधि भी कहते हैं, इसी प्रमेयिका, इसका मतलब है कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि दिए गए दो धन पूर्णांक संख्याओं का HCF यानी कि महात्तम समापवर्तक निकालने की एक विधि है। ठीक है बच्चों, यानी कि आपने पिछले क्लासों में HCF यानी कि महात्तम समापवर्तक पढ़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एक शॉर्ट में इसको कहें कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो किन्हीं भी दो धन पूर्णांकों के HCF यानी कि महात्तम समापवर्तक निकालने की एक विधि है। अब आगे देखें बच्चों हम लोग, दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं यथा C तथा D, जहां C का मान D से ज्यादा है, का HCF या महात्तम समापवर्तक निम्नांकित स्टेप्स चरणों के अनुसरण द्वारा निकाला जा सकता है। अब देखिए बच्चों, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, मैंने क्या कहा, ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कोई दो धन पूर्णांक ले लें और कह दें कि उन दो धन पूर्णांक का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने की ये क्या है, ये एक विधि है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अगर दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं मान लीजिए C और D हैं, जहां पर कुछ कंडीशन है, जहां पर जो C का मान है वो D से ज्यादा है,
तब क्या होगा, तब जब हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो उनके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स का मतलब चरण है। जो ये चरण हैं इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं चरण नंबर 1 पर। चलिए अब देखिए चरण नंबर 1 क्या कहता है। चरण नंबर 1 कहता है कि जो हमने दो धन पूर्णांक सी और डी लिए हैं के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, आपको मैं दिखा दूं। ये देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि जो दो धन पूर्णांक हम लेंगे जिनका महत्तम समापवर्तक हमको निकालना है, उन दो धन पूर्णांकों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसे q और r ज्ञात करते हैं कि, अब देखिए q और r का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप। q का मतलब वही हमारा भागफल और r यानी कि शेषफल। q का मतलब भागफल, r का मतलब शेषफल, यानी कि c और d को हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं और हम ऐसे q और r ज्ञात करते हैं। ठीक है, कि जो c बराबर डी क्यू प्लस आर, और जहां पर r का मान 0 या 0 से ज्यादा हो और क्या हो, d से कम हो। ठीक है, यानी कि हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यानी कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका हमारी है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए ये भी लिखी हुई है, c बराबर डी क्यू प्लस आर। c और d क्या है, c और d हमारे दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जिसमें से हमने क्या किया, c को d से भाग दे दिया है। ठीक है, अब चलिए चरण 2 यानी कि स्टेप हमारा, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं। अब देखिए यदि स्टेप फर्स्ट को करने पर यदि r बराबर 0, r का मतलब यदि हमारा शेषफल 0 हो जाता है, तो जो हमारा d है पूर्णांकों c और d का क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, c और d का HCF होगा। अगर r बराबर 0 है तो, यदि r बराबर 0 नहीं आया है इस स्टेप में, तब क्या करेंगे, तब d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, अब चरण 3 में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF या महत्तम समापवर्तक होगा। चलिए मैं उसको आपको और समझा देता हूं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अब चरण 2 से देखिए कि यदि जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया था, अगर पहले स्टेप में ही शेषफल 0 हो जाता है, तो जो हमारा d होगा वही क्या होगा, वही c और d का HCF होगा। d का मतलब क्या हुआ कि हमने दो धन पूर्णांक लिए थे, जिसमें से c एक धन पूर्णांक था और d भी एक धन पूर्णांक था। ठीक है, अब हमने क्या किया था, अब हमने d से c को भाग किया था। ठीक है, तो हमारा d ही क्या हो जाएगा, हमारा d ही उसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका शेषफल 0 होना चाहिए तब। लेकिन यदि अगर r यानी कि शेषफल 0 नहीं होता है, तब हम पुनः उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। प्रक्रिया का मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम पुनः प्रयोग करेंगे अब चरण 3 में, और यह प्रयोग हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 न हो जाए। और जब हमारा शेषफल 0 हो जाएगा, उस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित महत्तम समापवर्तक या HCF होगा।